वेलकम टू इंग्लिश फॉर यू वीडियो सीरीज। इंग्लिश फॉर यू वीडियो सीरीज में एक बार फिर आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आपके एक और सीबीएसई जो इंग्लिश का क्लास 10 का सिलेबस है उसमें फर्स्ट फ्लाइट की किताब है, उसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण चैप्टर है आपके लिए, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। तो आज जो हम चर्चा करने वाले हैं फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक की, और हमने इस पूरे पार्ट को 2 वीडियोस में बांटा है। पहले वीडियो में हम बातें करेंगे खुद लेखिका के बारे में, एनी फ्रैंक के बारे में, फिर उसकी डायरी की कुछ खूबियों के बारे में, और फिर हम बातें करेंगे उन थीम्स की जो इस चैप्टर में समाहित हैं। और अगली वीडियो में हम उस पाठ में जो कंटेंट है, जो सामग्री है, उस पर चर्चा करेंगे दोस्तों। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का पाठ। तो सबसे पहले हमारा जो चैप्टर है दैट इज फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक इस चैप्टर का नाम है। और दोस्तों ये क्या है? ये एक डायरी है, और जो डायरी लिखता है उसे क्या कहते हैं? उसे डायरिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? डायरिस्ट कहते हैं। तो हमारी जो लेखिका है उनका नाम क्या है? एनी फ्रैंक। क्या नाम है? इनका नाम है एनी फ्रैंक। और अगर पूरा नाम आप चाहेंगे तो इनका नाम है एनालिस मैरी फ्रैंक। ये इनका कंप्लीट नेम है, जिसे आप कभी कभी फुल नेम भी कहते थे, बट यू शुड टेल कंप्लीट नेम, एनालिस मैरी फ्रैंक। ये थी कौन? अ जर्मन डच डायरिस्ट। यानी इनका जो मूल स्थान था, मूल देश था, वो जर्मनी की थी ये। तो शी वॉज ए जर्मन डायरिस्ट, लेकिन उन्होंने अपने बाल्यकाल का बहुत सारा हिस्सा गुजारा हॉलैंड में। तो ये डच भी हो गई, इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा वहां प्राप्त की, तो ये जर्मन डच हो गई। और इन्होंने एक डायरी लिखी, हुई डायरी पूरी दुनिया में मशहूर हो गई। तो शी वॉज अ वेरी फेमस डायरिस्ट। वी कॉल हर जर्मन डच डायरिस्ट। इनका जन्म कब हुआ था? 12 जून 1929। एनी फ्रैंक का जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 12 जून और ईयर है 1929। तो 12 जून 1929 को इनका जन्म हुआ था। कहाँ जन्म हुआ था? फ्रैंकफर्ट जर्मनी का एक बड़ा ही खूबसूरत शहर, और मध्यकाल में ये जर्मनी की वित्तीय राजधानी भी थी, बड़ा इंपॉर्टेंट। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, द्वितीय विश्व युद्ध में, अलाइड बॉम्बिंग ने इस शहर के पुराने हिस्से को बहुत हद तक तबाह कर दिया था, लेकिन अभी वो शहर रिबिल्ट है, बहुत खूबसूरत है। आप कभी जाके वहाँ यात्रा का आनंद ले सकते हैं। तो उसी फ्रैंकफर्ट में पैदा हुई थी एनालिस मैरी फ्रैंक, अर्थात एनी फ्रैंक। इनकी बड़ी बहन थी, उनका क्या नाम था? मार्गरेट फ्रैंक। इनकी पैदाइश कब हुई थी? इनकी पैदाइश हुई थी 1926 में, फ्रैंकफर्ट में ही। पिता कौन थे? ऑटो फ्रैंक। माता कौन थी? एडिथ फ्रैंक। और अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट तिथियों पे, डेट्स पे, याद रखेंगे आप। 1933 जर्मनी में हिटलर की नाजी पार्टी सत्ता में आ गई, और उनका एक प्रोग्राम था यहूदियों का सफाया करना। पूरे देश में यहूदियों पर अत्याचार शुरू हो गया, यहूदी देश छोड़ के भागने लगे। पिता ऑटो फ्रैंक ने सोचा कि अब वक्त है इस देश को छोड़ जाने का। वो खुद पहले गए। कहाँ गए? एक बहुत ही खूबसूरत देश है दुनिया में जिसे हम हॉलैंड कहते हैं, और अब इसका नया नाम है द नीदरलैंड्स। क्या नाम है इसका? द नीदरलैंड्स। वहां चले गए। वहां उसकी राजधानी, उसका बड़ा खूबसूरत शहर, उसका नाम एम्स्टरडैम। बड़ा खूबसूरत शहर है ये। उस शहर को उन्होंने अपना ठिकाना बनाया, वहां व्यापार शुरू किया, बहुत सफल रहे। फिर उनकी पत्नी सितंबर में वहां चली गई उसी साल, और फिर उनकी बड़ी बहन गई, और फिर उनकी बड़ी बहन के जन्मदिन पे, उससे करीब 3 या 4 महीने बाद, तब तक ये लोग अपने दादा दादी के पास रह रहे थे। और वहां से बड़ी बहन मार्गरेट के जन्मदिन पे एनी फ्रैंक भी वहां पहुंचा दी गई, और सिस्टर के बर्थडे प्रेजेंट के रूप में वहां उनको लाया गया। तो ये थी उनके कुछ दास्तान। और उसके बाद देखिए बहुत सारी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। 1940 की पहले हम बात करेंगे। 1940 वो इंपॉर्टेंट ईयर था जब हिटलर ने हमला कर दिया हॉलैंड पे और कब्जा कर लिया। यहां भी यहूदियों के दुर्दिन शुरू हो गए, और फिर भागने की नौबत, यहां से वहां बसते रहने की नौबत। और 1942 में जो जर्मन ऑक्यूपेशन के बाद कई सारे ऐसे कानून बने, ऐसे उन्होंने नियम लागू किए
कि यहूदियों के स्कूल में पढ़ना होगा। तो जो एडमिशन हुआ था इनका, एनी फ्रैंक का, अपने जो प्राइमरी एजुकेशन के लिए वो एक स्कूल में हुआ था, तो उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। और फिर 1942 में उनकी बड़ी बहन मार्गरेट के लिए एक कॉल अप आया कि उनको एक फला कंसंट्रेशन कैंप में रिपोर्ट करना है। ये समाचार सुन के सारे लोग बहुत डर गए। दोस्तों, कंसंट्रेशन कैंप होता क्या है? कंसंट्रेशन कैंप ऐसे अड्डे बनाए थे हिटलर, उसकी पार्टी ने, जहां यहूदियों को और बहुत सारे जो पोलैंड के या फिर हॉलैंड के जो पॉलिटिकल वर्कर्स थे उनको पकड़ के ले जाते थे, उनसे इतनी मेहनत कराते थे, बहुत खराब स्थिति में, अधिकांश तो मर ही जाते थे। तो देवर वर्क्ड टू डेथ, काम करा के उनको मार दिया जाता था। वो कंसंट्रेशन कैंप्स थे। फिर डेथ कैंप्स भी बने, जहां गैस चैम्बर्स और दूसरी चीजें थी, जहां उनको गैस चैम्बर में ले जाके गैस रिलीज करके उनको मार देते थे, जला के मार देते थे। बहुत सारी अत्याचार के दास्तान है वहां। तो उस कंसंट्रेशन कैंप, तो ये लोग 1942 में कंसंट्रेशन कैंप में रिपोर्ट करने के लिए एक लेटर आया मार्गरेट के नाम से, और ये समाचार सुन के पूरा परिवार बहुत डर गया। एंड दे वेंट इनटू हाइडिंग, छुप गए। कहाँ छुप गए? वहीं पे उनके पिता की ऑफिस थी, एक बड़ा सा वेयर हाउस था। उस वेयर हाउस से लगा छोटा सा ऊपर में एक हिस्सा था मकान का, जो दिखता नहीं था, जो प्रकट नहीं लगता था, उसमें वो लोग छिपे। उसके एंट्रेंस को बुक शेल्फ वगैरह से ढका गया ताकि पता न चले। 2 साल वो जो था, वो उसको हम सीक्रेट एनेक्स कहेंगे। क्या कहेंगे? सीक्रेट एनेक्स। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ध्यान रखिएगा आप। इस सीक्रेट एनेक्स में लगभग 2 इयर्स, 2 साल वो लोग छुपे रहे थे। इनके परिवार के 4 सदस्य, 2-3 और फ्रेंड्स, 2 और फ्रेंड्स, यानी कुल मिलाकर के लगभग 9-10 लोग उस छोटी सी जगह में, कूप्ड अप स्पेस में, बहुत विचित्र सी जिंदगी काटते रहे थे। और फिर एक और खराब दौर, 1944, किसी डच ने ही, आज तक उसका नाम पता नहीं चल पाया, उसने मुखबिरी कर दी। इनके छिपने के ठिकाने का पता हिटलर की नाजी पुलिस को दे दिया। सारे के सारे लोग गिरफ्तार कर दिए गए और इनको कंसंट्रेशन कैंप में भेज दिया गया। पिता को कहीं और घर की स्त्रियों कहीं और। मार्गरेट फ्रैंक बड़ी बहन और एनी फ्रैंक छोटी बहन, इन लोगों को जर्मनी में स्थित एक कंसंट्रेशन कैंप में भेजा गया, जहां बड़े खराब परिस्थितियों में जीवन गुजर रहा था। और 1945 में टाइफस जो फीवर था, उसके कॉन्ट्रैक्ट में ये दोनों बहनें आ गई और दोनों की मृत्यु 1945 में ही हो गई। थोड़े दिन आगे पीछे, शायद फेब या मार्च में, एनी फ्रैंक का भी डेथ हो गया था। और फिर 1945 में जब लिबरेट कराया गया, यानी आजाद कराया गया उन कंसंट्रेशन कैंप्स को, तब परिवार का एकमात्र सदस्य बच के निकल पाया था, पिता ऑटो फ्रैंक, जो बहुत लंबे समय तक जिए। शायद 1988 या कभी 91 की एज में उनका डेथ हुआ। बहुत लंबी आयु पाई उन्होंने। लेकिन उस कंसंट्रेशन कैंपों की भेंट परिवार के सारे सदस्य, माता और दोनों बेटियां, सब चढ़ गए, कोई बचा नहीं। बाद में पिता लौट के उस स्थान पे आए जो उनका सीक्रेट छिपने का अड्डा कभी हुआ करता था। वहाँ एक मित्र ने उनको डायरी या कुछ और भी डॉक्यूमेंट्स जो एनी फ्रैंक के थे, रिटन डॉक्यूमेंट्स, वो सौंपे। उसमें वो डायरी उन्हें मिली। उन्हें पता था कि एनी फ्रैंक वॉज विलिंग टू गेट देम पब्लिश्ड, उसकी इच्छा थी ये सब चीज़ें पब्लिश हो। तो उन्होंने उस डायरी को एडिट करके, उसके कुछ अंशों को संपादित और हटा करके और संपादित करके उन्होंने उसको एक डायरी की शक्ल में छपवाया। तो ये थी एनी फ्रैंक की कहानी। और डायरी छपी कब? 1947 में छपी दोस्तों। 1947 में ये डायरी छप गई और बहुत पॉपुलर हुई। अब चलिए उस डायरी के बारे में कुछ खास बातें आपको हम बताते हैं, जो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। आप जानेंगे तो आपको आश्चर्य होगा शायद। दोस्तों, हमने कहा था कि शी वॉज ए जर्मन डच डायरिस्ट। वो एक डायरिस्ट थी, यानी डायरी लिखने की विशेषज्ञ। तो वो जो डायरी है, उस किताब का जो मूल नाम है वो है डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। उस किताब का मूल नाम है, जिससे ये एक्सट्रैक्ट या अंश आपके लिए उस आपके पाठ्यक्रम में शामिल किया गया, एक छोटा सा अंश उसका मात्र। तो उस किताब जो डायरी ऑफ यंग गर्ल, द मोस्ट पॉपुलर एंड फेमस डायरी इन द वर्ल्ड, फेमस डायरी इन द वर्ल्ड, इतनी लोकप्रिय कोई भी डायरी आज तक दुनिया में नहीं हुई। ये इनिशियली कब छपी? 1947 में इट वाज पब्लिश्ड, ये छप गई थी। और ये किस भाषा में छपी? इनिशियली ये डच में छपी थी।
जो हॉलैंड की भाषा है, जो कि उनकी एजुकेशनिंग सब कुछ डच में ही हुई थी, तो डच में शी वॉज फ्लुएंट, उन्होंने डच में ही डायरी लिखी थी उन्होंने। तो ये डायरी डच में छुपी। उसके बाद मोर देन 70 लैंग्वेजेस यानी 70 से ज्यादा भाषाओं में आज तक की किताब छप चुकी है, डायरी छप चुकी है। और कितनी प्रतियां इसकी बिकी? 30 मिलियन, यू कैन से मोर देन 30 मिलियन, यानी 30 मिलियन, लगभग 3 करोड़ से भी ज्यादा कॉपीज आज तक इसकी बिक चुकी हैं। फिल्में, डॉक्यूमेंट्रीज, पता नहीं क्या क्या नहीं बनी इन पे। द मोस्ट फेमस डायरी इन द वर्ल्ड। सब लोग काम करते हैं, लेकिन कुछ लोग उन्हीं कामों को ऐसे करते हैं कि अमर हो जाते हैं। हरिवंश राय बच्चन ने अपनी कविता में 2 लाइन बड़ी अच्छी कही है। अनगिनत राही गए इस राह पर उनका पता क्या, इस राह से तो अनगिनत राही गुजरे हैं, पर गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी। लेकिन कुछ लोग इस पर अपने पाँव के निशान छोड़ जाते हैं, फुटप्रिंट्स ऑन द सैंड्स ऑफ टाइम, वो अमर हो जाते हैं। वही काम डायरी हम भी लिखते हैं, कोई नहीं जानता, लेकिन कुछ लोग उसी डायरी को ऐसे लिखते हैं कि विश्व प्रसिद्ध हो जाती है। उसी में एक थी एनी फ्रैंक। तो और मैं आपको बताऊं, ये जो पूरी डायरी है ये एक फ्रेंड किटी को समर्पित है। उन्होंने अपनी डायरी को किटी नाम दिया था, क्योंकि डायरी के साथ आप तो मेन पॉइंट्स ही जॉट डाउन करते हैं उसमें, और सारी बातें अगर मन की शेयर करनी हो तो एक दोस्त चाहिए। उन्होंने डायरी को दोस्त बनाया और उसका नाम रखा किटी। और ये किटी जो डायरी है, जब उसको एड्रेस करती है तो लिखती है डियरेस्ट किटी, जैसे कोई अपने बहुत प्रिय मित्र को लिखता है। द होल बुक अ कलेक्शन ऑफ लेटर्स, अ कलेक्शन ऑफ लेटर्स टू किटी, यानी उनकी जो दोस्त किटी है, डायरी है, उसको लिखे गए पत्रों का एक संग्रह है, जिसमें हर दिन घटने वाली या हर समय घटने वाली घटनाओं का बड़ा सजीव चित्रण है। मार्मिक भी, उत्सुकतापूर्ण भी, कुछ हास्य से भरी हुई भी, बहुत सारी चीजें। फ्रस्ट्रेशन है, डिसअपॉइंटमेंट है, होप है, लाइफ है, एक बाल मन की कल्पनाएं हैं, एक बढ़ती हुई लड़की के मन की आकांक्षाएं हैं, पता नहीं क्या क्या। अद्भुत डायरी है। आप इस किताब को जरूर पढ़ें, ओरिजिनल बुक को जरूर पढ़ें, बड़ा मजा आएगा आपको। अब चलिए हम बातें करते हैं। इतनी सारी चीजें तो हमने जान ली, अब बातें करते हैं इसमें कौन कौन सी थीम हो सकती है। थीम का मतलब होता है दोस्तों वो मुख्य भाव जो उस रचना में मौजूद होते हैं। तो कौन कौन से मुख्य भाव काम कर सकते हैं? सबसे पहला हो सकता है टू कीप अ रिकॉर्ड ऑफ द एट्रोसिटीज कास्ट ऑन द ज्यूज, यानी हिटलर के लोगों ने, नाजी पार्टी के लोगों ने यहूदियों पर जो अत्याचार किए, जिस जिल्लत से उनको गुजरना पड़ा, उसकी दास्तान इस डायरी में है, बड़े रोचक अंदाज में है। दूसरा थीम जो मुझे लगता है हो सकता है टू फील अ few things in life were still under her control, यानी जिंदगी में कुछ चीजें अभी भी उसके नियंत्रण में है, ये दर्शाना एक भाव हो सकता है। तीसरा क्या हो सकता है? तीसरी चीज जो एक माइनर थीम है, जो इसमें हो सकती है वो ये हो सकती है कि टू गेट योर फ्रस्ट्रेशन आउट, अपने मन को हल्का करने के लिए बात किसी से कहना। जो चौथी थीम हो सकती है द वे जर्मन्स ट्रीटेड द ज्यूज, जर्मन ने ज्यूज से जिस तरह का व्यवहार किया था, उस पे फ्रस्ट्रेशन, डिसअपॉइंटमेंट, ये सारी थीम्स इस पे काम कर सकती हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, और बहुत जल्द अगली वीडियो में मिलेंगे। इस चैप्टर में जो कंटेंट है, जो सामग्री है, उस पर चर्चा करेंगे, उन्होंने क्या लिखा है इसकी चर्चा करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाले वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। मिलते हैं बहुत जल्द। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी। हैव अ नाइस डे।